अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो उनको हेल्प तभी मिल पाता है जब उनका कोई, कहते हैं कि दादा बैठा हो। वो 11, साढ़े 11, 12 बजे बैठते हैं। मैं इस चीज़ को तय करा देता हूँ यहीं से बोल करके कि उनको 10 बजे बैठना मैंडेटरी करा दूंगा। ये 2-2 रुपये बचाने के लिए मैं 3-3 किलोमीटर पैदल चला हूँ। आज मैं 2-2 लग्जरी गाड़ियाँ रखा हूँ, लेकिन थाना जो है वकालत की जगह नहीं है। आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना बंद कर दीजिए। तो या तो आप इस चीज़ को ठीक कर लीजिए कि एडवोकेट नेता नहीं बनना चाहिए, या तो इस चीज़ को ठीक कर लीजिए कि नेता वकील न बने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द जनता तंत्र। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। बहुत सारे अधिवक्ताओं को मेरे साथ बैठे हुए आप शौक हो रहे होंगे कि आज इतने अधिवक्ता एक साथ कैसे आ गए। तो आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो अधिवक्ताओं का जो इलेक्शन होता है वो नज़दीक है। वोटिंग कुछ दिन में ही होने जा रही है। तो ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले भैया का इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे कि भैया नाम और परिचय आपका जानना चाहेंगे। प्रदीप कुमार यादव, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, और 2003 से 2007 तक मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद 2007 से सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर गया हूँ। अच्छा, तो प्रदीप यादव जी 2007 से आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें, तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी की तरफ वापस कैसे आप चुनाव के लिए आ गए? देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, या शायद यूनिवर्सल कहावत है, कि जननी और जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए जी। तो इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से चुनाव लड़ने का मुहिम देखा। उसके अलावा मेरी पेरेंट बार काउंसिल उत्तर प्रदेश है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंगित किया उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव लड़ने का, वो ये चीज़ है कि मैंने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में एट लीस्ट जो लोअर लेवल पर कचहरी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वकालत कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो उनको हेल्प तभी मिल पाता है जब उनका कोई, कहते हैं कि दादा बैठा हो। दादा से मतलब होता है कि उनका कोई परिचित नेता है, तभी उसको जो है कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल पाती है, नहीं तो नहीं मिल पाती है। अच्छा, जैसे जो चुनाव आने वाला है, कुछ दिन में वोटिंग भी होगी, तो आपने इसके लिए कोई अपना मैनिफेस्टो भी तैयार किया कि आने वाले समय में अधिवक्ताओं को ये बेनिफिट दूंगा? मैं आने वाले समय में अधिवक्ताओं को बेनिफिट देने के उस पर बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी। एक चीज़ की मैं गारंटी लेकर के चल रहा हूँ कि अगर मैं चुनकर आ गया तो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करके ये देखा है कि मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जो मजिस्ट्रेट हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हैं या दूसरे जो है जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो 11, साढ़े 11, 12 बजे बैठते हैं। मैं इस चीज़ को तय करा देता हूँ यहीं से बोल करके कि उनको 10 बजे बैठना मैंडेटरी करा दूँगा। ये मेरी गारंटी है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। भैया एक नया कुछ करेंगे। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की कई समय से मांग चल रही है, पड़ोसी राज्य में लागू हो चुका है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आप जब वहाँ मेंबर बन के जाएंगे तो इसके लिए भी आप सवाल खड़े करेंगे? निश्चित तौर पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यूनिवर्सल होना चाहिए। पड़ोसी राज्यों में हो गया है और अगर दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा है, कोई भी जो लॉ है, हम केवल एडवोकेट एक्ट की बात नहीं करते हैं, किसी भी सोसाइटी के लिए अगर कोई भी लॉ बनाया गया है, तो अगर यूनियन ऑफ इंडिया एक नेशन है तो यूनिवर्सल होना चाहिए कि हर लॉ को हर स्टेट में होना चाहिए। सेम थिंग है कि अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हरियाणा में लागू हो गया है या दिल्ली में लागू हो गया है, यूपी में लागू नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्ट आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर हम एडवोकेट हैं, एक राज्य में एडवोकेट को कोई लाभ मिल रहा है, हमारे राज्य में उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट आर्टिकल 14 का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। बहुत सी जगह मैंने ये देखा है कि एडवोकेट के लिए इंश्योरेंस की मुहिम चलाई जा रही है। अपने शायद यूपी में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से एडवोकेट ऐसे होते हैं, न्यू कमर एडवोकेट ऐसे होते हैं जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाते हैं। क्या इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी कुछ नए एडवोकेट? इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए तो देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बार काउंसिल केवल सारे बार एसोसिएशन को एक इंस्ट्रक्शन दे दे कि इंश्योरेंस पॉलिसी करो। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पैसे की कमी नहीं है, केवल उसको ना लागू करने की एक कमी दिखती है। अदरवाइज़ छोटी से छोटी कचहरी में भी हम आपको बता रहे हैं कि छोटी से छोटी कचहरी में वेलफेयर फंड के लिए वेलफेयर टिकट लगाया जाता है, और एक छोटी से छोटी कचहरी से डेली कम से कम 2000, 3000, 4000 रुपया जा रहा है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? उस पैसे को आप जो है इंश्योरेंस में लाकर लगा दीजिए। न्यू कमर के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सीनियर एडवोकेट होते हैं, वो तो अपने रुपए अच्छे खासे पैसा पैदा कर लेते हैं, लेकिन जो जूनियर्स होते हैं, जो नए होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं।
उन्हें इतने पैसे मिल नहीं पाते हैं सीनियर से, या उन्हें इतने काम नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल किया जाएगा या उनको इस तरह से सेट किया जाएगा उनको लाभ मिल सके? देखिए, मैं इस मामले को लेकर के बड़ा मेरा दिमाग स्ट्रिक्ट है कि सबसे पहले तो न्यू कमर्स को कानून के ज्ञान की ज़रूरत है। अगर बच्चा एक दिन में जवान नहीं होता है तो एक दिन में बूढ़ा भी नहीं होता है। इसलिए न्यू कमर्स को, हम भी न्यू कमर्स कभी रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि 2-2 रुपये बचाने के लिए मैं 3-3 किलोमीटर पैदल चला हूं। आज मैं 2-2 लग्जरी गाड़ियां रखा हूं, लेकिन 22 साल हमें इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। तो पहली बात तो न्यू कमर्स को मेहनत करनी है, किताब के साथ, सोसाइटी के साथ। कभी लालच में मत आइए। आप जिस प्रोफेशन में आए हैं, ये प्रोफेशन बड़ा उम्दा प्रोफेशन है। यहाँ पर आप हर आदमी को सुनाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। तो इसलिए न्यू कमर्स से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो सबसे पहले किताबों के साथ मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें। निश्चित तौर पर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 साल बाद अपने आप को सेफ महसूस करने लगेंगे। जैसे बहुत से मैंने जग बार में ये देखा है, कई ज़िले, यूपी की कई ज़िले के ऐसी बार में देखा कि वहाँ जो न्यू कमर एडवोकेट्स आते हैं उनके लिए मंथली स्टार्टिंग में उनके 1 या 2 साल के कैरियर के लिए कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं उन्हें कि हाँ भाई साहब कि आपको 3,000 रुपये का मान दें या 4,000 या 5,000 रुपये की स्कॉलर देंगे। तो क्या जब आप मेंबर बन के जाएंगे तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से ये मुहिम की जाएगी नए एडवोकेट्स के लिए? नहीं, मैं इस चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ न्यू कमर्स के लिए कि फिर मैं कह रहा हूँ कि वो मेहनत करें। वो जिस सीनियर के अंडर में काम कर रहे हैं, वो सीनियर उनको जो प्रोवाइड करना चाहे प्रोवाइड करे। अगर इस तरह से बार काउंसिल करने लगेगा या कोई काम करने लगेगा तो यह एक सैलरी का माध्यम हो जाएगा, जो ठीक नहीं है, और वो उनको आलसपन के रास्ते पर लेकर जाएगा। वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे जब भारत आज़ाद हुआ था तब एडवोकेट की भूमिका पॉलिटिक्स में कहीं बहुत ज़्यादा थी, कई मेंबर होते थे। आज के दिन और आज की स्थिति में एडवोकेट्स को वो चांसेस नहीं मिल पा रहे हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? जब नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दिन में भी एडवोकेट्स को चांसेस हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। क्वेश्चन इतना सा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो वकील थे या एडवोकेट थे जो पढ़कर आए थे, वो मोस्टली बहुत रईस घराने से थे, और रईस घराने से थे तो उनको पैसे की वो नहीं थी। आज का प्रोफेशन, आज का एडवोकेट जो एंट्री कर रहा है, अभी आपने तुरंत चर्चा किया है कि उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो समाज सेवा के लिए नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए आ रहा है। और जब आप सर्वाइवल तलाशोगे तो उस समय आप पॉलिटिक्स नहीं कर पाओगे। पॉलिटिक्स करने के लिए आपको सर्वाइवल से ऊपर जाना पड़ेगा। हम अगर पॉलिटिक्स करने में आए हैं तो हम एटलीस्ट अपने आप को कहीं ना कहीं सर्वाइवल के फेज से ऊपर पा गए हैं। पिछले 7-8 साल में अगर हम अपने आप को सोचें तो हमने जो टाइम कंज्यूम किया है पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके, मेरी 2 गाड़ियाँ 2.5 लाख किलोमीटर चली हैं 7 साल में, ठीक है। और हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में मैं छोटी ही डायरी देता हूँ, बहुत छोटी डायरी है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दे करके, छोटी डायरी दे करके चल देता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं सर्वाइवल से ऊपर हुआ है, तब हम आप। जैसे डायरी का जिक्र किया, तो डायरी में भैया क्या क्या है आपके? हमारी डायरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का शार्ट परिचय है। उसके अलावा IPC और BNSS का कंपैरेटिव चार्ट डाला गया है। तो ठीक है। जिस दिन, हाँ, एक भैया सवाल ये मेरा, मैंने आजकल देख रहा हूँ कि अमूमन कि एडवोकेट्स को पुलिस वाले कुछ ज़्यादा ही हेट तरीके से देखते हैं, टॉलरेट कर सह रहे हैं बेचारे एडवोकेट, बेचारा ही बोलूँगा क्योंकि आए दिन पुलिस के द्वारा जो एडवोकेट की लताड़ लगाई जा रही है, जो फटकार लगाई जा रही है, चाहे गाजियाबाद ले लो, चाहे हापुड़ ले लो, चाहे मैनपुरी ले लो, आए दिन आपको ये देखने के लिए मिले। क्या आने वाले समय जब आप मेंबर बन के जाएंगे तो एडवोकेट इस मामले में क्या फ्रीली फील कर पाएगा? निश्चित तौर पर, लेकिन उसके लिए मैं सारे अधिवक्ता बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि थाना जो है वकालत की जगह नहीं है। आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप पुलिस स्टेशन जाना बंद कर देंगे, उस दिन से निश्चित तौर पर पुलिस आपकी इज्जत करना चालू कर देगी। बिल्कुल सही। उसके लिए सर क्या करना है? जैसे अमूमन देखा है कि हर ज़िले में या हर सिविल कोर्ट में 2-2, 3-3 बार बना लिए हैं, एडवोकेट पार्टीशन हो गए हैं, 2-2, 3-3 बार बना के। इसका नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ता है, एडवोकेट्स को तो झेलना ही पड़ता है। तो क्या इसमें भी कुछ सुधार होगा? देखिए, एक्चुअली है क्या कि जब समाज जितना ज़्यादा जागरूक होता चला जाता है, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर विभाजन भी आता है। जागृति का अगर एजुकेशन को लेकर के जागरण है तब तो ठीक है, लेकिन एजुकेशन को छोड़ करके, उससे हट करके भी कोई जागरण है तो उसमें विभाजन होने लगता है। वो किसी भी समाज की हो, सेम थिंग एडवोकेट में भी है। चूँकि अब हर आदमी चाहता है कि हम लीडर बने तो एसोसिएशन एक होगा तो हम एक ही लीडर रहेगा निश्चित तौर पर। इसलिए उसमें कुछ विभाजन हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। अब उस सुधार के लिए फिर जितने ग्रुप के लीडर हैं, वहाँ के जो सीनियर मेंबर हैं, उन सीनियर मेंबर को आपस में बैठ करके ये कहना चाहिए कि भाई अगर हम 5 एडवोकेट हैं, 5 प्रोफेशन में
कोर्ट में जाकर के एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर आकर चाय पी रहे हैं। तो सेम थिंग अगर यहाँ हमने एसोसिएशन बनाया है तो आप एसोसिएशन अलग अलग रखो, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े सारे लोग मिलकर साथ साथ काम करो। एक और सवाल है मेरा भैया, जैसे कि एडवोकेट जो प्रैक्टिस वाले हैं वो तो हैं ही, बहुत से न्यू कमर जो आते हैं जिनकी एलएलबी चल रही है वो आके बैंड भी लगा लेते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं कि हम एडवोकेट। इसके लिए पारदर्शिता के लिए क्या कुछ नया किया जाएगा आपके द्वारा? नहीं, हमारे द्वारा नहीं, बार काउंसिल भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती है ब्रदर। आप एडवोकेट हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि एक्सेप्शन रूल होता है और हम यहाँ खुद आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मेरी सारी अधिवक्ता बंदियों से निवेदन है कि आप एडवोकेट ड्रेस में आइए, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो भी लॉ इंटर्न या जिसने अभी एलएलबी में मतलब वकालत में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अगर वो बैंड बांध रहा है तो कहीं ना कहीं किसी के संरक्षण में बांध रहा है, हमारे संरक्षण में बांध रहा है या आपके संरक्षण में बांध रहा है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उसे मना करें कि नहीं, बैंड नहीं बांधो जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो। क्या बार की तरफ से कोई नया ड्रेस कोड भी जनरेट किया जाएगा क्या, जो न्यू कमर हैं, जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो पहले से है कि वो बैंड नहीं बांध सकते हैं, वाइट शर्ट डाल सकते हैं, ब्लैक पैंट डाल सकते हैं, कोट पहन सकते हैं, लेकिन बैंड नहीं डालेंगे। बैंड की जगह पर उनको ब्लैक टाई बांधना है। ये पहले से ड्रेस कोड है, लेकिन अब ये है कि कहीं कंप्लायंस उसका नहीं हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा लास्ट में ये रहेगा कि जो ये चुनाव आ रहा है, कहीं पब्लिसिटी स्टंट या पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करने के लिए इस तरह की चीज़ें तो नहीं है कि आने वाले समय में हम अभी इसे अपना बेस तैयार करने के लिए या बाहर अपना पॉलिटिकल कैरियर को बढ़ावा देने के लिए हम ये चुनाव में आए हैं? देखिए साहब, अभी आपने कहा था आज़ादी के पहले एडवोकेट ही लीडर हुआ करते थे, और आज आप तुरंत 15 मिनट में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कहीं पॉलिटिकल कैरियर अपना आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। तो या तो आप इस चीज़ को ठीक कर लीजिए कि एडवोकेट नेता नहीं बनना चाहिए, या तो इस चीज़ को ठीक कर लीजिए कि नेता वकील ना बने। दोनों में कंट्राडिक्शन है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप लोग आने वाले समय, अगर एज ए एडवोकेट आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप आने वाले अपने मेंबर में क्या अच्छी खूबियाँ देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए अपना। और भैया का कैसा आपको जवाब लगा कि क्या ये एक उचित प्रत्याशी हैं, जीत कर जाएंगे? तो आप लोगों की बात किस हद तक रख पाएंगे अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं, इनके तर्कों से सहमत हैं? और हाँ, फीस को लेके जैसे भैया ने वीडियो ख़त्म करने से पहले फ़ीस के लिए भैया ने जैसे बोला, तो फ़ीस के लिए भी बहुत से वकील हैं जो फीस के लिए भी क्या एक लिमिट फ़ीस होनी चाहिए? देखिए, जहाँ प्रोफेशन है वहाँ फ़ीस की लिमिट नहीं है। रही बात, अगर फ़ीस की बात करेंगे तो आप एडवोकेट एक्ट पढ़ लीजिए, उसमें फ़ीस जो है प्रोवाइड है। जो एडवोकेट एक्ट है उसमें फीस प्रोवाइडेड है, और उसमें जो अगर हम जाएंगे जस्ट लाइक हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में फ़ीस प्रोवाइडेड है कि सीनियर एडवोकेट को क्या फ़ीस लेनी चाहिए और नॉन सीनियर को कितनी मिलनी चाहिए। उस फीस पर तो आज जूनियर से जूनियर भी एडवोकेट काम करने के लिए तैयार नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रहा हूँ। नहीं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की ये बात रही है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। ख़त्म करने से मतलब है बिल्कुल कर दिया कि 750 रुपये शायद रह गई है, लेकिन उसकी जगह पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो 14,500 रुपये COP के माध्यम से चार्ज करना चालू किया था, जिसको लेकर के हमारा जूनियर दीपक यादव उसने जो है रिट फाइल किया, दीपक यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो रिट कल भी अभी लगी थी, जिसमें जस्टिस पार्डीवाला ने ये चीज़ कहा था कि आप किसी भी माध्यम से कोई पैसा अगर चार्ज करोगे तो आप कंटेम्प्ट के भागीदार होंगे। आप लोगों को भैया की बात कैसे लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अतुल यादव, द जनता तंत्र। जय हिंद, जय भारत।